मैं डॉक्टर प्राची सिंह, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में कार्यरत हूँ। आज हम बीएससी तृतीय वर्ष के गणित के दूसरे पेपर के तीसरे यूनिट सदिश समष्टि पर के टॉपिक बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि का आधार पर बातचीत करेंगे। सदिश समष्टि का आधार से अर्थ सदिश समष्टि के ऐसे अरिक्त स्वतंत्र उपसमुच्चय से है जो सदिश समष्टि का जनक हो। बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस मीन्स ए नॉन-एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस विच जनरेट्स भी वेक्टर स्पेस। गणितीय रूप से यदि VF एक सदिश समष्टि हो तो नॉन-एम्प्टी सेट सबसेट S ऑफ V का एक अरिक्त उपसमुच्चय S VF का आधार होगा यदि पहली बात S रैखिकता स्वतंत्र हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और दूसरी बात LS इज इक्वल टू V। इसका मतलब S V का जनक हो, अर्थात V के सभी अवयव S के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन रैखिक संचयन हो। आधार बेसिस को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। माना S इज इक्वल टू α1 α2 एंड सो ऑन αn V का कोई अरिक्त उपसमुच्चय नॉन-एम्प्टी सबसेट है। यदि A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस एंड सो ऑन An αn इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू F, तो प्रत्येक I के लिए सारे कोफिशिएंट्स AI इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब S रैखिकता स्वतंत्र होगा। यदि A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस एन सो ऑन An αn 0 नहीं है, तब की स्थिति में A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस एंड सो ऑन An αn इज इक्वल टू अल्फा होना चाहिए, जहाँ की सभी अल्फा V के अवयव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि V का कोई अवयव अल्फा S के अवयवों के रैखिक संचयन लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए LS इज इक्वल टू V। अतः S V का आधार होगा। उदाहरण एग्जाम्पल 1, हमें R⁴n का आधार ज्ञात करना है। R⁴n से तात्पर्य ऐसे अवयव जिसमें n कोऑर्डिनेट्स हों। हम R⁴n का एक सबसेट उपसमुच्चय S लेते हैं, तो S के हर अवयव में n कोऑर्डिनेट्स होंगे। यदि हम S इस प्रकार लेते हैं कि पहले अवयव में केवल पहला कोऑर्डिनेट है, वो भी 1 है, दूसरे अवयव में केवल दूसरा कोऑर्डिनेट है, वो 1 है, तीसरे अवयव में केवल तीसरा कोऑर्डिनेट है, वो भी 1 है, एंड सो ऑन। तो फिर S जो है वो R⁴n का आधार होगा। S को R⁴n का ट्रिवियल आधार कहते हैं। इन पर्टिकुलर विशेष रूप से यदि हम R⁴ का आधार बनाना चाहें तो S इज इक्वल टू 1 0 0 1 दो एलिमेंट्स होंगे, जबकि R⁴ के का आधार S इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। उदाहरण 2, हमें R³ का एक सबसेट उपसमुच्चय दिया हुआ है। बताना है कि S R³ का आधार है या नहीं। इज S इज बेसिस ऑफ R³। आधार होने के लिए दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है कि S रैखिकता स्वतंत्र लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम एक रैखिक संचयन लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। हमने 3 अज्ञात राशियों A, B, C की सहायता से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और उसको 0 कर दिया। फिर हमने ये इक्वेशन निकाला, फिर गुणांक अवयव बनाया, ये गुणांक अवयव आ गया। इस गुणांक अवयव का जब हम मॉड निकालते हैं तो मॉड इक्वल टू आता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि A 3x3 का मैट्रिक्स नहीं है, या A की जाति <3 है। <3 मतलब 3 अज्ञात राशियों से कम है,
अतः S रैखिकता स्वतंत्र नहीं है। जब S रैखिकता स्वतंत्र नहीं है तो ये आधार नहीं होगा। उदाहरण सेकंड, R3 का एक उपसमुच्चय S है जिसमें 3 अवयव दिए हुए हैं। अब हमको बताना है क्या S R3 का आधार होगा। इज S इज बेसिस ऑफ R3। फिर से वही शर्त, S के रैखिकता स्वतंत्र होने के लिए हमने एक रैखिक संचयन बनाया, उसको इक्वल टू 0 कर दिया, फिर गुणांक का हुई लेकर आ गए। जब हम मॉड A निकालते हैं तो वो आता है 50, जो कि अशून्य है, 0 के बराबर नहीं है। अतः A की जो जाति होगी वो होगी 3, लेकिन 3 अज्ञात राशियों A, B, C की संख्या भी 3 है, तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अतः S रैखिकता स्वतंत्र लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। नाउ टेक एन एलिमेंट 2 - 5 3 बिलोंग्स टू R3। तो हमको दिखाना है क्या LS इज इक्वल टू R3। इसके लिए माना जो एलिमेंट 2 - 5 3 है उसका हमने रैखिक संचयन बनाया A, B और C की सहायता से। एलिमेंट्स गुणांकों को बराबर कर दिए, 3 समीकरण आ गए। 3 हमारे पास अज्ञात राशियां हैं। देयर आर 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन क्वांटिटीज, सो वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। तो हम A, B, C का मान ज्ञात करते हैं। A इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू और C इज इक्वल टू। हम देखते हैं A, B, C R के अवयव हैं। अतः R3 के इस अवयव को S के अवयवों के रैखिक संचयन के रूप में लिखा जा सकता है। So elements of R3 can be written as linear combination of elements of S. So S is a basis of R3 R. सामान्य रूप में माना अल्फा, बीटा और गामा R3 का कोई अवयव हो, तब अल्फा, बीटा, गामा को हम S के अवयवों के रैखिक संचयन के रूप में लिख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू, इसकी सहायता से A + 2B + C, बीटा का मान, गेमा का मान, इन तीनों को यदि हल किया जाए तो A, B और C के ये मान प्राप्त होते हैं। A, B, C के मान R में होंगे तथा अल्फा, बीटा और गामा पर निर्भर होंगे। अतः R3 के किसी अवयव को S के अवयवों के रैखिक संचयन के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः S R3 R का एक आधार होगा।